देखना आगे बच्चे, देखो क्या होगा। आपने माना यहां पे प्रेशर लगाया P1, लगाया या नहीं लगाया। यहां जैसे ही आपने प्रेशर P1 लगाया, गैस के माना 5 कण नीचे चले गए, इस विलायक के अंदर घुल गई गैस। दूसरे टाइम पर क्या हुआ, तुरंत की तुरंत इन गैस के कणों को जगह देने के लिए, अभी जगह तो है नहीं, पूरा भरा हुआ है पात्र, तो 5 कण पानी के बाहर आ गए ऐसे। ये गैस के कण नीचे, पानी के कण बाहर, गैस के कण नीचे, पानी के कण बाहर। तो कॉन्टिन्यूसली क्या होगा, यानी कि जैसे ही आप प्रेशर P1 लगाओगे, गैस के कण पानी यानी कि विलायक के अंदर चले जाएंगे, जाएंगे या नहीं जाएंगे बताओ भाई। अब जैसे ही माना हेनरी ने क्या कहा, आपने 2 दाब और लगा दिए, यानी कि 1 दाब और लगाया। अब मैंने क्या किया, प्रेशर को बढ़ाया, तो अब 5 की जगह 10 कण बढ़ेंगे ना। जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना ही गैस के कण इन विलायक के कणों के अंदर चले जाएंगे या नहीं जाएंगे। जितना आप प्रेशर लगाओगे उतने गैस के कण इन विलायक के अंदर चले जाएंगे, और जितने विलायक के कणों का स्थान ये गैस के कण लेंगे, उतने ही विलायक के कण कहां निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। इसका मतलब हेनरी का नियम साम्यावस्था पर आधारित था। इन्होंने क्या कहा, अब शॉर्ट में समझना, इन्होंने क्या कहा कि आप जितना प्रेशर लगाओ, तो उस किसी दिए हुए आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा, जितना प्रेशर लगाओगे इस दिए गए आयतन में गैस की घुली हुई मात्रा क्या इस प्रेशर के समानुपाती नहीं होगी। बताओ भाई। अरे भाई, जितना प्रेशर उतने ही गैस के कण नीचे जा रहे हैं, यानी कि गैस की मात्रा घुल रही है कि नहीं घुल रही। अगर मैं ये कहूं कि गैस की मात्रा m से ले ली है मैंने, किससे ली है मैंने, m से ली है, तो क्या इस गैस की मात्रा, घुली हुई मात्रा लगाए गए प्रेशर के समानुपाती नहीं होगी। यानी कि हेनरी ने कहा कि किसी निश्चित ताप पर गैस की, किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक के दिए हुए आयतन में गैस की घुली हुई मात्रा, दिए हुए आयतन में गैस की घुली हुई मात्रा उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होगी या नहीं होगी। बताओ। आपने यहां 2 लगाए हैं, 3 लगा दो। 3 लगाओगे तो जो अगर 10 थे वो अब 15 हो जाएंगे, 4 लगाओगे तो 20 हो जाएंगे। यानी कि कॉन्टिन्यूसली आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, आयतन, गैस की घुली हुई आयतन की मात्रा बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकती, क्या इसे एक समानुपाती स्थिरांक k से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते क्या। यहां से m बराबर kp आ गया है, जहां k क्या है, हेनरी कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, हेनरी कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। बताओ भाई, बताओ। और देखो भाई, ठीक है, इसे कहते हैं हेनरी कांस्टेंट। अच्छा जरा देखो, अगर मैं y बराबर mx के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाऊं, ये y है, ये कांस्टेंट वैल्यू m है, ये px है, x और y के बीच ग्राफ बनाया जाए तो देखो भाई c है क्या इसमें कोई, c बराबर क्या है, 0 है। और अगर c बराबर 0 हो तो रेखा मूल बिंदु से गुजरती है कि नहीं गुजरती। और ये k कौन सी वैल्यू होगी, होगी या नहीं। यानी कि मैंने यहां पे घुली हुई गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा और किस किस के बीच, लगाए गए दाब के बीच ग्राफ बनाया है। तो वो क्या आएगा, क्या आएगा, मूल बिंदु से गुजरती हुई रेखा, किससे, मूल बिंदु से गुजरती हुई रेखा, मूल बिंदु से गुजरती हुई रेखा, जो कि क्या होगा, मूल बिंदु से गुजरती हुई रेखा जिसका स्लोप क्या होगा, के होगा। एम क्या होती है, प्रवणता, सी क्या होता है, अंत्यखंड। ग्राफ ऐसी तो बनाते हैं, y बराबर एम एक्स का ग्राफ बनाना जरा, y बराबर एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसे बनाते हो ये। और अगर
c बराबर 0 हो तो कैसे बनता है? मैथ वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं भाई। y दे रखा है, जो चीज चेंज हो सकती हैं वो मैंने y और x ले लिया और जो स्थिर है उसको m मान लिया है। ठीक है, आ गया समझ में? बस सिंपल सा है हेनरी का नियम। तो इसमें लिखना हेनरीज लॉ। आ गया समझ में? आ गया? लिखो भाई हेनरी का नियम। इसे लिख देना विलेयता पर दाब का प्रभाव। लिखना विभिन्न दावों पर विभिन्न दावों पर गैसों की विलेयता का अध्ययन, विभिन्न दावों पर गैसों की विलेयता का अध्ययन हेनरी ने 1803 में, हेनरी ने 1803 में, हेनरी ने 1803 में एक नियम के द्वारा दिया, एक नियम के द्वारा दिया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। हेनरी का नियम कहते हैं। और इसमें लिखना इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर विलायक के किसी दिए हुए आयतन में, विलायक के किसी दिए हुए आयतन में विलायक के किसी दिए हुए आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा साम्यावस्था पर, घुली हुई मात्रा साम्यावस्था पर उस पर डाले गए दाब के समानुपाती होती है। उस पर डाले गए दाब के समानुपाती होती है। यदि गैस विलायक से कोई रासायनिक क्रिया ना करे, यदि गैस विलायक से कोई रासायनिक क्रिया ना करे, यानी कि मिलकर कोई नया उत्पाद नहीं बनाना उसे, कि मिल जाए और कोई नया उत्पाद बना दे, बस घुल जाए उसमें। यानी कि कहने का मतलब विलायक के कणों का स्थान कौन ले ले? गैस ले ले। बस इतना ध्यान रखो, लाइन चेंज कर लिखना। यदि स्मॉल एम, यदि स्मॉल एम स्थिर ताप पर, यदि स्मॉल एम स्थिर ताप पर विलायक के दिए हुए आयतन में, विलायक के दिए हुए आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा हो, विलायक के दिए गए आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा हो तथा साम्यावस्था पर, साम्यावस्था पर कैपिटल P गैस का दाब हो, साम्यावस्था पर कैपिटल P गैस का दाब हो तो हेनरी के नियम अनुसार, हेनरी के नियम अनुसार लिख देना m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। ये लिखना
जहां के समानुपाती स्थिरांक है जिसे हेनरी स्थिरांक भी कहा जाता है, जिसे हेनरी स्थिरांक भी कहते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट में बंद कर देना और यहां पे लिख देना y बराबर mx, ग्राफ डाल के लिख देना, भले ही एस डाल देना, ग्राफ कोई जरूरत है नहीं, ग्राफ डायरेक्ट भी बना सकते हो ऐसे, y बराबर mx, ये लिख लो, ये डायग्राम बना लो, बस ये डायग्राम बनाओ भाई। ये डायग्राम यानी कि ग्राफ बना लो। बना लिया ग्राफ? बनाया या नहीं? हो गई? दिस यूनिट इज ओवर, खत्म हो चुकी है यूनिट, अब नहीं करा रही कुछ भी इसमें, एक भी टॉपिक एक्स्ट्रा नहीं कराऊंगी मैं, अब बहुत करा दिया मैंने, एक्स्ट्रा ही करा दिया, बहुत एक्स्ट्रा, इतना पढ़ लेना पेपर में आराम से मिल जाएगा। चले यूनिट 4 की ओर, हल्की सी नॉलेज। अब नोट्स हैं आपके पास, अब मुझे लिखाने नहीं है, आप लोगों के पास, किसी के पास जिसके पूरे नोट्स अभी मैं जाते समय बात करूंगी इस बारे में। यूनिट 4 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट, इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत रसायन प्रथम। नाम से स्पष्ट है भाई, बात करेंगे हमेशा इलेक्ट्रिसिटी की। किसकी बात करनी है? इलेक्ट्रिसिटी की बात करनी है। तो सबसे पहले मेरा टॉपिक जिसका नाम है वैद्युत चालकता। देखो भाई, वैद्युत चालकता का मतलब क्या है? ये दो पदार्थ बना रही हूं मैं, बस एक एक चीज को कंसेप्चुअल समझते चलना। ये दो पदार्थ बना दिए हैं, इसके नोट्स आपके पास मिल जाएंगे पूरे, चिंता नहीं करनी है, बस आप तो केवल समझने पर ध्यान दो। अब यहाँ से ये बहुत बोरिंग हो जाने वाला है, यानी कि बहुत थ्योरेटिकल। ये 3 यूनिट बहुत इंटरेस्टिंग थी, मुझे लगता था कि ये लॉजिकल है, इसलिए मैंने पहले करवा दी। वैसे तो अक्सर कर सारी फैकल्टीज जितनी भी हैं वो स्टार्टिंग इसी से करती हैं, फिजिकल केमिस्ट्री की स्टार्टिंग यहां से करती हैं। क्यों? उसका रीजन है कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स की वजह से। मुझे लगा, मैंने क्या सोचकर इस यूनिट को बाद में कराया है, उसका रीजन ये है, मैंने सोचा आप करो बाद में करो, इंटरेस्ट अभी आने, स्टार्टिंग में इंटरेस्ट आता है इस चीज को पढ़ने में, इसलिए वो मैंने टफ यूनिट जो थी वो पहले करा दी। ठीक है, देखो भाई, ये दो पदार्थ हैं, यहां से मैं इलेक्ट्रिसिटी डाल रही हूं, 5 है ना, 5 फर्स्ट ईयर में जितनी थी उतनी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड जो है वो इसकी बाद की यूनिट है। ये ज्यादा बड़ी बड़ी यूनिट नहीं है, 5-5-6-6 दिन में खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। इसके साथ आपकी फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। देखो भाई, यहां से मैंने इलेक्ट्रिसिटी बल्ब लगाया, बल्ब, ठीक है, यहां से मैंने इलेक्ट्रिसिटी देना स्टार्ट किया है इस पदार्थ को। अगर ये पदार्थ विद्युत को अपने में से गुजरने दे, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत पूरी तरीके से गुजर जाती है, आर पार चली जाती है, ऐसे पदार्थ विद्युत के चालक कहलाते हैं भाई।
क्या कहलाते हैं? विद्युत के चालक कहलाते हैं। जबकि इसके विपरीत अगर कोई पदार्थ विद्युत धारा को खुद में से ना गुजरने दे, खुद को इस तरीके से बना रखा है इसने कि विद्युत, लकड़ी और तांबा, लकड़ी में आपने जैसे ही आपने देखा होगा, जैसे ही वो विद्युत की अचालक है, कुचालक है। क्यों? उसका रीजन क्या है? विद्युत को अपने में से नहीं गुजरने देती है ना। जबकि तांबा या लोहा, गलती से अगर लोहे की चीजों से आपने कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे लोहा लगा दिया, तो अगर प्लग से लोहा लगाया तो आप मर जाओगे, करंट आ जाएगा भाई। तो ध्यान रखना, अगर ये पदार्थ अपने में से विद्युत को ना गुजरने दे तो ये विद्युत का क्या कहलाता है? कुचालक कहलाता है। क्या कहलाता है? कुचालक कहलाता है। विद्युत चालकता को दो भागों में बांटा गया है। क्या? विद्युत चालकता को, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी कि जिनसे विद्युत धारा का प्रवाहित होना विद्युत का चालकता कहलाती है। तो इसको, पदार्थों को, विद्युत चालकों को दो भागों में बांटा गया है। पहला, धात्विक चालकता, इसको मेटेलिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं। और दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक चालकता। नाम से स्पष्ट है, अभी बाद में कल बात करूंगी इसके बारे में, अभी बता रही हूं। जो धातु के कारण संभव हो पाए, किसके कारण? धातु के, सॉरी, इलेक्ट्रोलाइटिक चालकता, आयनिक चालकता कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक तो यही वाली है, अभी देखना। इलेक्ट्रोलाइटिक चालकता, इसको आयनिक चालकता कहते हो, इसे समझो। नाम सारे लिखे हुए हैं। जो धातु के कारण संभव हो पाए, धातुओं के कारण संभव हो पाए, ऐसी चालकता धात्विक चालकता। जबकि इसके विपरीत जो आयनों के द्वारा संभव हो पाए, ऐसी चालकता आयनिक चालकता कहलाती है। हमें मेन कौन सी पढ़नी है पूरे चैप्टर के अंदर? पूरे चैप्टर के अंदर हम इस प्रकार की चालकता का अध्ययन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक चालकता कहते हैं। इसीलिए मुझे इसके बारे में बात करनी है भाई। इलेक्ट्रोलाइटिक, मेरी यूनिट का नाम भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, लेकिन सब्जेक्ट का बेसिक होना बहुत जरूरी है। तो बेसिक की वजह से मैंने बताया है कि हम दो प्रकार की चालकताएं पढ़ते हैं, एक जो धातुओं के द्वारा संभव हो और एक जो आयनों के द्वारा संभव हो, आयनिक चालकता कहलाती है। तो इसके बारे में कल चर्चा करते हुए कोशिश करूंगी कि आगे बढ़ाऊं इसे। ठीक है, कल मिलते हैं अगली क्लास में।